29, ठीक है। और बच्चों फर्स्ट में, ठीक है, देखते हैं बच्चों 29, इलेक्ट्रिक चार्ज माइनस क्यू प्लेस ईच कॉर्नर ऑफ ए क्यूब, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी प्लस क्यू। ये तो बच्चों कल मैंने बताया था एक सिंगल चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी होती है चार्ज इनटू पोटेंशियल, चार्ज इनटू पोटेंशियल। अब इसमें हर एक पे चार्ज रखा है क्यू, हर एक कॉर्नर पे क्यू चार्ज रखा है और सेंटर पे चार्ज रखा है माइनस क्यू, ठीक है। अब बच्चों ये क्यूब है, क्यूब का डायगोनल होता है √3a, तो उससे अगर मैं किसी भी पॉइंट की डिस्टेंस निकालूंगा तो √3a/2, तो क्यूब का डायगोनल होता है √3a, अगर उससे मैं किसी भी पॉइंट की डिस्टेंस निकालूंगा तो √3a/2। अब अगर मुझे पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है तो चार्ज पोटेंशियल तो के, चलो ठीक है आंसर वही आ जाएगा, पर ठीक है कोई नहीं, सही कह रहा हूँ। तो ये हम प्लस क्यू ले लेते हैं और पोटेंशियल के माइनस क्यू अपॉन डिस्टेंस, तो √3a/2, ऐसे 8 चार्जेस हैं तो इंटू 8। अब वैल्यू रख के मेरे हिसाब से आ जाना चाहिए, समझ पाए ना। चार्ज इंटू पोटेंशियल, जब भी एक सिंगल चार्ज की हम पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं तो उसका चार्ज इंटू वहाँ पे पोटेंशियल, तो वहाँ पे पोटेंशियल बच्चों में से लिख सकते हैं। बोलो कोई डाउट हो इसमें? चलो बच्चों आगे, ठीक है। ये अब फर्स्ट में बच्चों कोई और डाउट? ठीक है। सेकंड एक्सरसाइज बच्चों, इसमें कहीं कोई दिक्कत? सेकंड में बच्चों कोई भी डाउट जो भी मैंने दिया हो? ठीक है। 3a या 3b उससे कुछ दिया हो, कोई डाउट? 3b का 15 उसमें डाउट है, देखते हैं। बी का 15, 13, 14, 15, ठीक है। बच्चों ए चार्ज ऑफ दिस मोलिक्यूलम लोकेटेड ओरिजिन, कैलकुलेट वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन टेकिंग ए स्मॉल चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। बच्चों वाई से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स होता है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। तो बच्चों देखो वर्क डन, एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन, जैसे बच्चों ए बी ऐसे चार्ज को ले गए, तो एक्सटर्नल, जैसे अगर मैं VB माइनस VA लिखता हूं तो वो होता है W एक्सटर्नल अपॉन चार्ज, तो W एक्सटर्नल बच्चों सिंपली चार्ज इनटू VB माइनस VA, ठीक है। अब चार्ज अगर बच्चों में लिखता हूं तो चार्ज इन्होंने दिया है -2 × 10⁻⁹। अब VB, तो बच्चों पॉइंट B है y एक्सिस पे 0.004 पे, तो उससे डिस्टेंस हो जाएगी Q 8 मिलीकूलम अपॉन डिस्टेंस बच्चों 0.04। अब माइनस, इसे अगर मैं देखता हूं, अब अगर मैं इस पे पोटेंशियल देखता हूं, ये हो गया B पे, ए डिस्टेंस क्या है 0.03, तो 9 × 10⁻9, 8 × 10⁻³ अपॉन 0.03, मेरे हिसाब से आ जाना चाहिए, समझ पाए ना। चार्ज इनटू VB माइनस VA, पोटेंशियल कैसे लिखा है KQ/R, KQ/R, खत्म। ओके बच्चों बताओ अप टू 3B कोई दिक्कत बच्चों? अप टू 3B, ठीक है। बच्चों फोर्थ एक्सरसाइज आज के सार्थक नहीं आएगा? ओके फोर्थ एक्सरसाइज, उसमें कोई डाउट बच्चों? 4A या 4B में मैंने कुछ दिया हो? ठीक है। तो बच्चों अब लास्ट टर्म पे जो भी हमने डिस्कस किया उसमें कहीं कोई दिक्कत? चले आगे बच्चों, ठीक है।
ठीक है ना बच्चों, कर लो चलो। तो बच्चों लास्ट टर्म पे हम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम पढ़ रहे थे, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम पढ़ रहे थे। अब बच्चों उसी में हमने दो मेथड डिस्कस कर लिए थे, दो मेथड बच्चों डिस्कस कर लिए थे। अब थर्ड मेथड बच्चों हम डिस्कस करने वाले हैं, तो वो बच्चों समझते हैं। देखो अब नेक्स्ट है बच्चों अपना मेथड 3, मेथड 3। तो मेथड 3 में बच्चों क्या मेथड रहता है, देखो पहला मेथड ये था कि आप एक एक करके चार्ज को लेके आओ, हर प्रोसेस का वर्क डन कैलकुलेट करो, टोटल वर्क डन हो जाएगा वही पोटेंशियल एनर्जी। सेकंड मेथड ये था कि डिफरेंट पेयर्स निकालो, हर एक पेयर की एनर्जी k q1 q2 बाई r निकल आएगा। ये मेथड क्या होता है बच्चों, जैसे समझो हर एक की पोटेंशियल एनर्जी लिख लो, पीई सिस्टम, पीई सिस्टम वो अपने पास होता है, हर एक की पोटेंशियल एनर्जी तुम लिख लो, सबका एडिशन अपॉन 2। अब हर एक की पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखोगे, उसका चार्ज इनटू पोटेंशियल, वहां पे चार्ज इनटू पोटेंशियल। अब इस मेथड का क्या इंपॉर्टेंस है बच्चों, अब वो अगर हम समझें तो बच्चों जैसे ये क्यूब है, मैंने बोला कि इसके कॉर्नर पे क्यू चार्ज रखें, हर एक कॉर्नर पे क्यू चार्ज रखा है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी बताओ, इसकी पोटेंशियल एनर्जी बताओ सिस्टम की। तो बच्चों अगर मैं मेथड 1 लगाता हूं तो 8 चार्जेस हैं, पहले को लाने में 0, दूसरा तीसरा बहुत कॉम्प्लिकेटेड जाएगा, बहुत दिक्कत आएगी। अगर मैं सेकंड मेथड लगाता हूं तो सेकंड मेथड में n इंटू n माइनस 1/2, तो बच्चों 28 पेयर्स। अब 28 पेयर्स अपने बनेंगे, वो थोड़ा सा जजमेंट करने में दिक्कत आएगी, वो दिक्कत है। तो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए ये वाला मेथड बेटर होता है। अब इस तरह के मेथड में बच्चों आप बताओ इसमें कितने चार्ज हैं, 8, सब एक जैसे हैं या अलग अलग है। तो बच्चों अब मैं कैसे निकाल सकता हूं बच्चों, कोई एक की पोटेंशियल एनर्जी लिखता हूं, मान लो मैं कोई एक की पोटेंशियल एनर्जी लिखता हूं, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैं कैसे लिखूंगा, यहां पे पोटेंशियल इनटू चार्ज, यहां पे पोटेंशियल इनटू चार्ज। तो बच्चों इसको छोड़ के और कितने चार्जेस हैं अपने पास, 7 चार्जेस हैं। तो बच्चों अब अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी एक की लिख रहा हूं तो Q इंटू पोटेंशियल, Q पोटेंशियल। तो बच्चों आप देखना ध्यान से, एक ये चार्ज, एक ये चार्ज और एक ये चार्ज, बताओ कितनी डिस्टेंस में, सब ए डिस्टेंस में, तो k q बाई a 3 टाइम्स। अब बच्चों मान लो ये चार्ज और एक ये वाला चार्ज, जिन पे मैंने राइट लगाया, वो कितनी डिस्टेंस पे, a√2, तो k q अपॉन a√2 इंटू 3। अब बच्चों एक चार्ज और बच रहा है ये वाला, ये कितनी डिस्टेंस पे है, तो पोटेंशियल इनटू चार्ज इसका हो गया। अब अगर मुझे सिस्टम की लिखनी है तो ऐसे 8 चार्जेस हैं, तो 8 बार ऐड करूंगा और 2 से डिवाइड करूंगा, तो 8 बार ऐड करूंगा तो इंटू 8 डिवाइडेड बाई 2, ये अपनी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। समझ पाए बच्चों? तो इस तरह के सिमेट्रिक कॉन्फ़िगरेशन में ये मेथड बेटर होता है। इसमें फर्स्ट मेथड भी उतना हेल्पफुल नहीं है, सेकंड भी उतना हेल्पफुल नहीं है, इस तरह का मेथड ज़्यादा बेटर होता है। ये बस निकालने का तरीका है, वो वैसे अगर मैं बताना चाहूँ तो ऐसे समझो, एक सिंपल एग्जांपल से बताता हूँ। Q1 Q2 बताओ सिस्टम की क्या है, k q1 q2 बाई r। लेकिन अगर मैं इस चार्ज की पूछता हूँ तो k q2 बाई r इंटू q1, इसकी लिखूंगा तो वही आएगा, तो वो रिपीट हो जाता है, तो वो मिक्स मेथड हो जाता है। समझ गए? अब बच्चों वापस समझो, इस चीज को समझ पाए? ठीक है बच्चों, इन सब पे प्लस चार्ज है, अगर मैं इनको फ्री छोड़ दूं तो ये रिपेल करेंगे या अट्रैक्ट, रिपेल, तो दूर भागेंगे या पास आएंगे। अब आपसे बोल दिया कि इनको छोड़ दिया, इन्फानाइट पे इनकी स्पीड बताओ,
इन्फानाइट पे इसकी स्पीड बताओ। नहीं, हाँ, ये इनके पास एनर्जी है, इन्फानाइट पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी, तो ये सारी की सारी एनर्जी किस में चली जाएगी, काइनेटिक में। तो हाफ एम वी स्क्वायर एक की स्पीड निकल आएगा। क्लियर है बच्चों? इसी में बच्चों फिर कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं, ये वाला समझ गए? अभी बताओ साइड कितनी है, ए। आपसे बोल दिया कि इसकी साइड 2a कर दी, इसकी साइड 2a कर दी, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट बताओ, किसके थ्रू, एक्सटर्नल एजेंट। तो एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन होता है U फाइनल माइनस U इनिशियल। तो अभी आपने लिख लिया 2a, a की जगह 2a लिख दो, फाइनल माइनस इनिशियल, वो निकल आएगा। अगर वो पूछते हैं वर्क डन बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बताओ, तो वो हो जाएगा U इनिशियल माइनस U फाइनल, वो निकल आएगा। समझ पाए बच्चों? अब बच्चों जैसे मान लो ये वाला क्लियर है ना, तो बच्चों ये नोट्स में अवेलेबल है, ठीक, सेम चीज। मान लो ये क्वेश्चन है Q Q Q A बच्चों पोटेंशियल एनर्जी लिख पाओगे, ठीक है। अब आपसे बोला कि हर एक की डिस्टेंस डबल कर दी, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट बताओ, कैसे करोगे, वही U फाइनल माइनस U इनिशियल। अगर वो पूछते हैं कि फील्ड का बताओ, तो कैसे करोगे, इनिशियल माइनस फाइनल। इनको छोड़ दिया, इनफाइनाइट पे स्पीड बताओ, तो हाफ एम वी स्क्वायर का 3 टाइम्स कर पाओगे बच्चों, कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। आगे चलते हैं बच्चों फिर। अब बच्चों एक बार इसे फिर अटेम्प्ट करो। ये फर्स्ट एक्सरसाइज में 21 क्वेश्चन है वैसे। द वर्क डन बाय सम एक्सटर्नल फोर्स, तो इसमें एक्सटर्नल वाला वर्क डन बताना है। जीरो हो भी सकता है, पता नहीं, पर जीरो तो हाँ ऑप्शन में भी जीरो ही आ रहा है क्या, आ रहा होगा, कोई नहीं, हो सकता है, कोई नहीं। बच्चों नॉर्मल वे में पेयर मेथड बेटर होता है, तो इस पेयर की लिखोगे तो के क्यू माइनस 2q अपॉन ए। इस पेयर की बच्चों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ के, बच्चों डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 2q माइनस मैंने नहीं लिखा है, ठीक, इसमें फिर माइनस में आएगी, तो माइनस का के क्यू 2q अपॉन ए, तो 4, और ये यहाँ से बोल रहे हैं 0। अब 0 है तो फिर उसका डबल सेपरेशन का भी मतलब नहीं है, वो फाइनल आंसर 0 ही आ जाएगा। समझ गए ना बच्चों? तो नॉर्मल सिचुएशन में पेयर मेथड बेटर होता है। क्लियर ना बच्चों? चलिए आगे, ठीक। इसे बच्चों आप देखो, या इसकी जगह पहले थोड़ा आसान सा देख लेते हैं, या इसे चलो देखो, ये आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है जितना मुझे याद है, ठीक, शायद पहले कभी पूछा हुआ है। The diagram show a small bead of mass m carrying charge q. The bead can freely move smooth fixed ring on a smooth horizontal plane. याद रहे स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन है तो ग्रेविटी की जरूरत नहीं है। इन द सेम प्लेन ए प्लस क्यू चार्ज, तो बच्चों ये ग्रेविटी अंदर की तरफ है पर वो नॉर्मल से बैलेंस हो जाएगी तो मतलब नहीं है।
प्लस क्यू चार्ज ये है, हैज बीन फिक्स द पोटेंशियल एट पी ड्यू टू क्यू इज वी, तो इसकी वजह से यहाँ पोटेंशियल वी है। द वेलोसिटी विथ विच द बीड इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम पी, अब इसको सर्कल कंप्लीट करवाना। क्वेश्चन बच्चों समझो, देखो ये यहाँ पे है, इसको ये सर्कल कंप्लीट करवाना। ग्रेविटी को काउंटिंग में नहीं लेना, ग्रेविटी को काउंटिंग में नहीं लेना। तो स्पीड एक तरीके से यहाँ निकालनी, वेलोसिटी यहाँ निकालनी, आंसर लेकिन v के टर्म्स में देना है। तो एक बार v छोड़ो, आप तो q के टर्म्स में आंसर निकालो। एक नॉर्मल तरीके से आप q के टर्म्स में आंसर निकालने का ट्राई करो, थोड़ा सा सोचो, फिर मैं डिस्कस करता हूँ। जैसे बच्चों एक वायर है, उसमें एक मोती जैसा लगा दिया, मोती जैसा लगा दिया तो वो इसी के अंदर रहेगा, ग्रेविटी को काउंटिंग में नहीं लेना, ठीक है ना। 4a ये है और a ये है, नहीं डायमीटर नहीं है, रेडियस हो जाएगी अपनी, अगर रेडियस लिखना चाहो तो 2.5 है, लेकिन रेडियस की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ यहाँ पोटेंशियल एनर्जी क्यू भी होगी, पर एक बार कर लो फिर मैं डिस्कस करो बच्चों। बच्चों सिंपली एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हो, के आई यू आई के एफ यू एफ, ठीक है, उससे इजीली आ जाएगा। हुआ बच्चों? बच्चों क्या चीज? नहीं वो बिल्कुल सही है, देखो मेन क्या है, आप जो सोच रहे हैं बिल्कुल सही है। ये जैसे ऐसे मूव करेगा तो देखना इसकी शॉर्टेज डिस्टेंस यहाँ पे है, तो यहाँ तक ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अगर इसको क्रॉस करा दिया तो उसके पास इतनी इनफ एनर्जी होगी कि फिर वो अपने आराम से मूव करता रहेगा। तो बस इस पॉइंट को क्रॉस करवाना है। जैसे समझो, देखो जैसे ये बीड है, बीड, तो बीड ये है, बीड ये है, तो समझो, समझना बच्चों, कंजर्वेटिव फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है, तो एनर्जी तो कंजर्व रहेगी, एनर्जी कंजर्व रहेगी, तो ऐसे समझो के आई यू आई के एफ यू एफ। अब समझो हम यहां से इसे फेंक रहे हैं, तो ये इस चार्ज के पास आता जा रहा है, तो ये इस चार्ज के पास आता जा रहा है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जा रही है।
पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है। तो जहां इसकी हाईएस्ट पोटेंशियल एनर्जी होगी, अगर इसने उस पॉइंट को क्रॉस कर लिया तो फिर आगे दिक्कत नहीं आएगी। तो इसकी हाईएस्ट पोटेंशियल एनर्जी तब होगी जब ये सबसे पास हो। सबसे पास मतलब इस पॉइंट। तो अगर उसने इस पॉइंट को क्रॉस कर लिया, फिर उसके बाद डिस्टेंस बढ़ती जाएगी तो पोटेंशियल कम होती जाएगी, काइनेटिक बढ़ेगी, तो फिर तो वो अपने चलता रहेगा, दिक्कत नहीं है। मेनली सबसे पास वाले पॉइंट को क्रॉस करना जरूरी है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक मैं एनर्जी कंजर्वेशन लगाऊंगा। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ m v1 स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी बच्चों चार्ज इनटू पोटेंशियल मान लो, फाइनल काइनेटिक एनर्जी जस्ट जीरो। अब फाइनल पोटेंशियल लिखता हूं तो बच्चों 4a से a डिस्टेंस हो गई, 4a से a डिस्टेंस हो गई, तो पोटेंशियल होता है k q बाई r, r की जगह 4a। तो अब a डिस्टेंस पे पोटेंशियल क्या होगा 4v, क्योंकि डिस्टेंस 1/4 हो गई, 4a से a 1/4 डिस्टेंस हो गई है। तो वहां अगर मैं डायरेक्टली पोटेंशियल एनर्जी लिखता हूं तो q इंटू 4v, अब उधर भेज देता हूं तो हाफ m v1 स्क्वायर 3qv, अब 6qv बाई m का अंडर रूट, 6qv बाई m का अंडर रूट, आंसर ए। चेक करो बच्चों कहीं दिक्कत लग रही है, समझ पाए ना। ki ui, kf uf, फाइनली यहाँ जस्ट थोड़ी सी भी स्पीड होगी तो दिक्कत नहीं है, तो जस्ट जीरो मान लिया। और फाइनल पोटेंशियल डिस्टेंस 1/4 हो गई है तो पोटेंशियल 4 टाइम्स ये आ जाएगा। बताओ बच्चों कहीं कोई दिक्कत हो? ठीक है, चलें बच्चों आगे कर लो इसे। ठीक, ठीक बच्चों, ओके। अब बच्चों इसे फिर देखो आप, 2 point charges, 2 point charges q, each are placed minus a by 2 और a by 2। तो बच्चों एक यहाँ माइनस a by 2, एक यहाँ प्लस a by 2, एक प्लस q और पॉइंट चार्ज दोनों ही प्लस क्यू यहाँ है, ठीक है। ओके, लोकस ऑफ पॉइंट इन वाई जेड प्लेन। तो बच्चों ये x, ये y और ये z। तो वाई जेड प्लेन में हमें लोकस पता करना, वाई जेड प्लेन में बच्चों में लोकस पता करना, और लोकस में क्या पता करना है, जिससे कि सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या रहे, जीरो। समझ गए ना बच्चों, ट्राई करो अब एक बार। जैसे बच्चों सबसे पहले आप ये सोचो कि मान लो एक माइनस क्यू चार्ज है, उसे लेट से वाई डिस्टेंस पे रख दिया, लेट से वाई डिस्टेंस पे रख दिया। तो हाँ सी, तुमने क्या लगाया, ठीक है,
सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और ठीक है, सही है बच्चों। बाकी मैं डिस्कस कर रहा हूँ। जैसे मान लो बच्चों, इसको मैंने आर डिस्टेंस मान लो, आर डिस्टेंस। तो ये अगर आर डिस्टेंस है, ये a/2 है, तो ये डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं, ये डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं। बच्चों 3 चार्जेस हैं, तो कितने पेयर बनेंगे? 3। तो मैं एक बार आर निकाल रहा हूँ, फिर मैं डिस्कस करता हूँ। आपका मेथड सही है, पर एक और मेथड ट्राई कर रहे हैं। देखो, इस पेयर की एनर्जी तो के क्यू क्यू अपॉन ए, इस वाले की, इसकी और इसकी सेम ही होगी, तो के क्यू माइनस क्यू और डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस बच्चों अगर मैं लिखता हूं तो a²/4 प्लस r², ठीक है। तो a²/4 प्लस r², ऐसे दो हैं तो इंटू 2, और मुझे 0 चाहिए, ठीक है। अब बच्चों देखो, के क्यू क्यू कॉमन आके चला गया, के क्यू क्यू कॉमन आके चला गया, तो बच्चों अपने पास क्या बचेगा? 1/a इक्वल टू 2 अपॉन बच्चों √(a² प्लस 4r²), और 4 को ऊपर भेजूंगा तो ये 4 हो जाएगा, ठीक है ना। अब उधर भेज के मैं स्क्वायर कर रहा हूँ, तो a² 4r², 16a², तो a बच्चों आ गया अपने पास 2r/√15। चेक करो मैंने सही किया है क्या, ये समझे बच्चों। a की जगह अगर मैं r निकालूं, r निकालना है मुझे तो, है ना, तो r निकालता हूं, रुको। r अगर मैं निकालता हूं तो r बच्चों मेरे पास आ जाएगा √15a/2। इतना बच्चों समझ पाए? अब बच्चों चाहो तो जैसे आदित्य ने बताया वो मेथड भी कर सकते हो कि बच्चों ये एनर्जी तो हमने लिख ली, इसकी एनर्जी हम कैसे लिख सकते हैं? डिस्टेंस, जैसे हम इस पॉइंट को एक जनरल पॉइंट मान लें, क्या मान लें? y, 0, y, z। डिस्टेंस फॉर्मूले से डिस्टेंस लिख लें, सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा कैलकुलेशन उसमें भी नहीं है, आ जाएगा। अब मान लो अगर हम ऐसे कर रहे हैं, उससे करना चाहें तो बच्चों ये डिस्टेंस आई। अब ये मान लो बच्चों YZ प्लेन है, यहाँ से ये डिस्टेंस अपनी आई है, तो सिमेट्रिकली पूरे सर्कल, जैसे बच्चों इमेजिन करो इस तरह का जो पूरा सर्कल होगा वो सारे पॉइंट्स इनके लिए सिमेट्रिक है, तो एक तरीके से इस रेडियस का एक सर्कल बन जाएगा जिसका ओरिजिन क्या होगा? ओरिजिन सेंटर बन जाएगा। तो एक तरीके से इस रेडियस का सर्कल विथ ओरिजिन एज सेंटर, लेकिन YZ प्लेन में, तो y² प्लस z² इक्वल टू r², तो y² प्लस z² इक्वल टू r², तो y² प्लस z², हाँ ठीक है, y² प्लस z², अब r² ये हो जाएगा। तो ऐसे भी कर सकते हैं, वरना वो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत बच्चों इसमें? अभी यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? ठीक है, समझ गए ना बच्चों, दोनों तरीके से हम कर सकते हैं। ठीक, कर लिया, चलो कर लो। ठीक है, हटा दूंगा। ठीक, अब बच्चों वापस समझो, हम डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पढ़ रहे हैं, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो इसमें बच्चों दो केस अपने जनरली बचते हैं, 2 या 3 भी बन सकते हैं, पर जो ज़्यादा यूज होते हैं वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, वो 2 होते हैं। बच्चों ये चीज़ हम मॉडर्न फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग के केस में। जैसे बच्चों ये गोल्ड न्यूक्लियस है, तो गोल्ड न्यूक्लियस न्यूक्लियस पे चार्ज पॉजिटिव होगा। जैसे ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, उसमें प्रोटॉन, तो उसके न्यूक्लियस पे क्या चार्ज होगा? +80। नाइट्रोजन में +7E, तो जिसका Z होगा तो उस पर +Z। ये बच्चों अल्फा पार्टिकल है। अल्फा पार्टिकल क्या होता है? हीलियम न्यूक्लियस, हीलियम न्यूक्लियस।
अब हीलियम न्यूक्लियस का मतलब होता है कि हीलियम में से इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए, तो इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए तो बचा क्या, केवल न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस में क्या होंगे, 2 न्यूट्रॉन 2 प्रोटॉन। तो बच्चों ये हीलियम न्यूक्लियस है, तो इसका मास हम 4m, m मतलब मास ऑफ प्रोटॉन मान के चलते हैं, और इसका चार्ज बच्चों +2e मान के चलते हैं। अब इसको इन्फानाइट से ऐसे फेंका, ये फिक्स है, ये कैसा है, फिक्स है। v0 स्पीड से बच्चों फेंका, तो बच्चों इन दोनों में अट्रैक्शन होगा या रिपल्सन, तो इसकी स्पीड कम होगी, धीरे धीरे ये रुक जाएगा, फिर वापस जाएगा। तो जब रुक जाएगा तब डिस्टेंस सबसे कम होगी, तो बच्चों वही इसमें क्लोजेस्ट डिस्टेंस निकालने का ट्राई करो, ठीक ना। क्लोजेस्ट डिस्टेंस बच्चों क्या आ जाएगी, वो निकालना है। क्वेश्चन समझ गए ना। ऐसे ही कुछ आ जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं। गौरव तुम बताओ, तुमने क्या किया। सही है बच्चों, वही करना है। देखो के आई यू आई के एफ यू एफ, इनिशियल काइनेटिक हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, पोटेंशियल 0, अगर हाँ ठीक है 4m लिखना चाहें, फाइनल 0, पोटेंशियल के Q1 Q2 अपॉन डी डिस्टेंस मान, तो d अगर मैं लिखता हूँ तो के जेड 2e स्क्वायर, के जेड 2e स्क्वायर, एक 2 और ऊपर आ जाएगा 4m वी नॉट स्क्वायर। अब 4m ठीक है, कट जाएगा, खैर ठीक है कोई मतलब नहीं, समझ गया ना। अब कंक्लूजन समझो बच्चों, कंक्लूजन क्या है। जनरली इसमें कई बार पूछ लेते हैं कि क्लोजेस्ट डिस्टेंस स्पीड के लिए कैसे डिपेंड कर रही है, तो 1/v स्क्वायर। डबल स्पीड से फेंक रहे हैं तो क्लोजेस्ट डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, पहले r थी अब कितनी हो जाएगी, r/4। समझ गए ना, ठीक है। इस पैटर्न को समझ पाए। इसमें कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं। इस पूरी प्रोसेस में मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व है क्या, है, कंजर्वेटिव है तो है। मोमेंटम कंजर्व है क्या, मोमेंटम नहीं है। रीजन ये कि उसको फिक्स किया है, फिक्स किया है तो फिक्स करने की वजह से कोई एक्सटर्नल फोर्स लगेगा तो मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन ऐसे रहते हैं, बाकी सिंपल सा ही रहता है, ठीक है। अब बच्चों वापस समझो, इसी में बच्चों फिर सेकंड केस, मान लो इसका मास m। एक बार बच्चों मैंने इसमें डेटा सिंपल दिया, वरना थोड़ा टफ डेटा हो तो कैलकुलेशन बढ़ जाती है। एक बार बस कंसेप्ट सिखाना है, तो मैंने मासेस सेम मान ली, हालांकि ज़रूरी नहीं कि मासेस सेम हो। ये रेस्ट पे है लेकिन स्मूथ सरफेस पे है, फ्री टू मूव है, उसको इनफाइनाइट से फेंका, चार्ज क्यू, मास एम, स्पीड v नॉट। अब बच्चों क्लोजेस्ट डिस्टेंस लिखने का ट्राई करो, सोचो अब क्लोजेस्ट डिस्टेंस क्या होनी चाहिए। बच्चों अब ये फ्री टू मूव है और क्वेश्चन आसान रहे उस वजह से मैंने डेटा सेम मास का ले लिया, बाकी अलग मास में कैसे करेंगे वो भी मैं बता दूंगा। तो बच्चों ये वाला नोट्स में नहीं है, तो चाहो तो उसमें कहीं लिख सकते हो। पिछला वाला तो नोट्स में था, ये वाला नहीं है। क्वेश्चन बच्चों वो ये, आपको क्लोजेस्ट डिस्टेंस बतानी है। किया क्या है बस मुझे ये बताओ।
सेम वेलोसिटी चल रहा है, वो कंसेप्ट सही है। सेम वेलोसिटी से फिर मोमेंटम कंजर्व, ठीक है बिल्कुल सही है, मतलब कंसेप्ट सही है, ठीक है। बच्चों याद करो हमने सेंटर ऑफ मास में स्प्रिंग वाली प्रॉब्लम्स में इस तरह की चीज़ देखी है, तो उसमें बस एक चीज़ ध्यान रखनी होती है, जब भी इनके बीच में क्लोजेस्ट डिस्टेंस होगी तब ये सेम वेलोसिटी से चल रहे होंगे। स्प्रिंग में भी बच्चों यही मैंने बताया था, यहाँ भी वही रहता है कि जब भी वो क्लोजेस्ट डिस्टेंस पे होंगे तो वो सेम वेलोसिटी से चल रहे होंगे। अब वो सेम वेलोसिटी से चल रहे होंगे तो अब देखो बच्चों, मान लो ये वाला Q V1 से जा रहा है तो ये वाला भी V1 से ही जाएगा, वेलोसिटी पक्का इनकी सेम होगी। अब वेलोसिटी सेम है, ये डिस्टेंस d है। अब मैं मोमेंटम कंजर्वेशन लगाता हूँ क्योंकि यहाँ फ्री टू मूव है, एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व रहेगा, तो 0 m v0 बाद में m v1 m v1 इक्वल टू v0 बाई 2। तो जब वो क्लोजेस्ट डिस्टेंस पे होंगे तो उनकी स्पीड कितनी होंगी, v0 बाई 2 v0 बाई 2। अब यही मान लो बच्चों मासेस सेम ना हो तो भी वेलोसिटी तो सेम होगी, वेलोसिटी तो सेम होगी। मान लो इसका मास 2m है तो यहाँ 2m आ जाएगा तो वो v0 बाई 3 हो जाएगा, इसका 3m है तो वो, समझ गए ना बच्चों, अभी कोई दिक्कत? तो पहली चीज हमने ये निकाल लिया। अब दूसरा एनर्जी कंजर्वेशन, तो शुरुआत में काइनेटिक एनर्जी हाफ m v0 स्क्वायर 0 पोटेंशियल, बाद में काइनेटिक हाफ m v0 बाई 2 का स्क्वायर इंटू 2, क्योंकि दो ऐसे पार्टिकल एक की इतनी इंटू 2 प्लस k q अपॉन d। अब बच्चों देखो ये 2 कट गए, इसको उस साइड लेके जाता हूं तो m v0 स्क्वायर बाई 4 k q अपॉन d, तो d बच्चों यहां से हो जाएगा 4k q अपॉन m v0 स्क्वायर। समझ गए बच्चों? तो कंसेप्ट क्या है बच्चों, जब फिक्स होगा तो तुम डायरेक्ट एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो, उससे आ जाएगा। जब फ्री टू मूव होगा तो बच्चों मोमेंटम कंजर्व रहेगा। वो इसी में बच्चों थोड़ा और टफ जो रहता है वो ये रहता है कि इसको ऐसे ना फेंक के थोड़ा ऊपर से फेंका, थोड़ा ऊपर से फेंका, तो ऊपर से फेंकते हैं तो वो यूं चला जाता है, तो उस केस में क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम आप इस पॉइंट के अबाउट लगा दो तो उससे निकल आता है, पर वो अभी छोड़ते हैं, वो काफ़ी हैवी हो जाता है। समझ गए ना बच्चों? इसमें कोई दिक्कत? ठीक है। अब अगेन बच्चों इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन में ये पूछता है कि मोमेंटम कंजर्व होगा या नहीं होगा, कंजर्व रहेगा, एनर्जी रहेगी, ठीक है। और थ्योरेटिकल में मैक्सिमम मिनिमम डिस्टेंस पे वो सेम वेलोसिटी से चलेंगे, मतलब उस तरह के कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस रहते हैं। इतना समझ गए बच्चों? ठीक है। अब इसमें कुछ और मैं डिस्कस करने वाला था, हाँ ये चीज़ और पूछी जाती है बच्चों, केस 1 केस 2 डेटा पूरा सेम है, डेटा पूरा सेम है, मतलब मासेस सेम है, सब कुछ सेम है, किस केस में क्लोजेस्ट डिस्टेंस कम होगी? अगर मान लो इसी, मतलब यही क्वेश्चन मान लो, इसको मैं फिक्स कर देता हूँ, तब क्लोजेस्ट डिस्टेंस मान लो फिक्स और फ्री दोनों में कंपेयर करें तो किस केस में ज़्यादा डिस्टेंस आएगी? फ्री वाले। फिक्स वाले में क्या होगा, वो पूरी काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट करेगा तो ज़्यादा पास तक पहुंच पाएगा। तो अगर हम कंपैरेटिवली देखें तो जब फ्री टू मूव होगा तो डिस्टेंस ज़्यादा होगी और फिक्स में डिस्टेंस कम होगी। इतना समझ के बच्चों? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? ठीक है, क्लियर? अब बच्चों क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, फिर देखो ये उसी पैटर्न के क्वेश्चन है। टू पार्टिकल एक्स एंड वाई ऑफ इक्वल मासेस एंड विथ अनइक्वल पॉजिटिव चार्ज आर फ्री टू मूव आर इनिशियली फार अपार्ट, ठीक है, विथ वाई एट रेस्ट एक्स बिगिंस टू मूव, ठीक है, आफ्टर लॉन्ग टाइम क्या होगा? सोचो, ये जो अभी हमने सिचुएशन पढ़ी वही है, बट काफी लॉन्ग टाइम बाद उसमें क्या होगा? बहुत ज्यादा लॉन्ग टाइम बाद, जैसे मास इक्वल है,
चार्ज अनइक्वल है, मान लो Q1 Q2, इसको काफ़ी डिस्टेंस से छोड़ फेंका है विथ y एट रेस्ट, तो इसको रेस्ट पे कर देते हैं, इसको फेंका है u स्पीड से, सोचो बोलो काफी लॉन्ग टाइम बाद क्या होगा, बोलो। एक सेकंड तुम बोलो पहले, बी एक्स एन बाई देखते हैं, तुम बोलो। ओके चलो देखते हैं, समझो बच्चों यहीं आओ, ये इसके पास में आएगा तो इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स कहाँ लगेंगे, इस पे इधर, इस पे इधर, तो ये इसकी वेलोसिटी को कम करेगा, इसकी वेलोसिटी को बढ़ाएगा, तो उसकी वेलोसिटी कम होगी, इसकी बढ़ेगी, एक पॉइंट ऐसा आएगा जब दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी, तब इनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी, मिनिमम। लेकिन अभी भी इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहाँ है, इस पे यहाँ है, वो इसकी वेलोसिटी को और कम करेगा, इसकी वेलोसिटी को और बढ़ाएगा, तो उस डिस्टेंस के बाद फिर डिस्टेंस बढ़ने लगेगी, डिस्टेंस बढ़ने लगेगी, फोर्स उस पर वहीं रहेगा, वेलोसिटी यहीं है, तो इसकी स्पीड कम होती चली जाएगी, इसकी स्पीड बढ़ती चली जाएगी, बहुत ज़्यादा टाइम के बाद वो फाइनली रुक जाएगा, ये मूव कर जाएगा। समझ पाए ना बच्चों, क्लोजेस्ट डिस्टेंस पे तो वेलोसिटी सेम हो जाएगी, लेकिन अभी भी फोर्स इधर है, इस पे उधर है, तो इसकी फर्दर स्पीड कम होगी, इसकी फर्दर बढ़ेगी, ऐसे ही चलता रहेगा, तो बहुत लॉन्ग टाइम के बाद वो u स्पीड से चला जाएगा, ये फाइनली रुक जाएगा। तो अब बच्चों अगर मैं इसमें देखूं तो आंसर मेरे पास क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत बच्चों, समझ गए ना, पूरी प्रोसेस समझ पाए, ठीक है बच्चों। यही मान लो ऐसे स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, स्मूथ सरफेस है, मास m है, इसको ऐसे फेंका, अब मान लो ये x है, ये y है, बहुत ज़्यादा इसमें तो हालांकि बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, पर मान लो फाइनली क्या होगा, यही होगा, वही इस पे स्प्रिंग इधर फोर्स लगाएगी, उस पे इधर लगाएगी, मास सेम है, तो फाइनली ये रुक जाएगा, वो यू से चला जाएगा, खत्म। समझ गए ना बच्चों, वो सेम प्रोसेस रहती है। इसे बच्चों आप देखो, ये शायद वही है तो फिर छोड़ देंगे, टू आइडेंटिकल एम क्यू, इनिशियली वन इज रेस्ट स्मूथ, अदर इज प्रोजेक्टेड डायरेक्टली, बच्चों अभी जो किया वही है तो घर पे कर लेना। इसे देखते हैं, हेल्ड फिक्स अनदर चार्ज क्यू, मास एम, रिलीज फ्रॉम रेस्ट, हाँ ये कर लो, ये अलग है, करो बच्चों एक बार। चार्ज पार्टिकल Q इज हेल्ड फिक्स, तो बच्चों इसको फिक्स कर रखा है, द इम्पल्स ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय एक्सटर्नल एजेंट ऑन फिक्स चार्ज बाय टाइम, इनके बीच की डिस्टेंस 2r हो जाए, तो r से डिस्टेंस क्या हो जाए 2r,
बताओ किया क्या है अपना, ठीक है। ठीक है, सही है, सही है, सही है। बच्चों देखो एनर्जी तो कंजर्व रहेगी, तो के आई जीरो, यू आई के क्यू क्यू बाई आर, फाइनल हाफ एम वी स्क्वायर, और ये के क्यू क्यू बाई टू आर उधर लेके आते हैं, तो के क्यू क्यू बाई टू आर हाफ एम वी स्क्वायर। बच्चों मास का मल्टीप्लाई डिवाइड करके मैं डायरेक्ट अगर लिखता हूँ, मास का मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ, तो देखना बच्चों के क्यू क्यू बाई आर इंटू एम का अंडर रूट आ गया एम वी, ठीक ना। या तो v निकाल के फिर m से मल्टीप्लाई कर दो, वो एक ही बात है। एम वी मतलब इसका मोमेंटम आ गया, पहले इसका मोमेंटम क्या था, जीरो, अब मोमेंटम ये है। तो बच्चों इस पे इम्पल्स अगर मैं लिखता हूँ, इस पे इम्पल्स, तो इस पे इम्पल्स इधर एम वी है, तो इस पे इम्पल्स इतना ही होगा, बस उधर एम वी होगा। तो हमसे पूछा है कि इस पे इम्पल्स बताओ, तो जो इस पे इम्पल्स है वही इस पे इम्पल्स है, डायरेक्शन बस अपोजिट होगी, इस पे इधर लग रहा है तो इस पे इधर लगेगा। तो अब इस पे एक्सटर्नल फोर्स का अगर मैं इम्पल्स लिखता हूँ, तो k की वैल्यू रख के मैं लिख सकता हूँ कि क्यू क्यू एम अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, तो आंसर बच्चों बी आ जाना चाहिए। समझ पाए ना बच्चों। या नॉर्मल तरीके से करना चाहो तो स्पीड निकाल लो, स्पीड निकाल लिया तो मोमेंटम निकाल लिया, चला जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं। समझ गए ना बच्चों, बोलो कहीं दिक्कत हो, ठीक है ना, ओके। ठीक है ना बच्चों, कर लो, हटा दो ना इसे, ठीक, ओके। इससे बच्चों बस एक बार रीड कर लेते हैं, वरना घर पे कर लेना। टू आइडेंटिकल मास सेम इनिशियली, वन इज प्लान टुवर्ड फर्स्ट, ठीक है बच्चों, ये वही है जो अभी हमने किया है, क्लोजेस्ट डिस्टेंस निकालनी है। इसको बच्चों एज ए होमवर्क रख लेना, ठीक है ना, तो वो मैं बाद में दे दूंगा, ठीक है। आगे बच्चों फिर हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक बच्चों फिर हम डिस्कस कर रहे हैं रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। तो इसमें केस वन अपना ये है, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। तो बच्चों समझते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या मतलब होता है कि उसका मैग्नीट्यूड भी फिक्स है, उसकी डायरेक्शन भी फिक्स है। तो बच्चों अब समझते हैं, जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन, ये बच्चों आई, ये बच्चों एफ, तुम चार्ज पार्टिकल को ऐसे ले गए, तो यहाँ का पोटेंशियल हो गया वी आई, यहाँ का पोटेंशियल वी एफ। तो बच्चों वर्क डन आई टू एफ, एक्सटर्नल या अगेंस्ट वो एक ही बात होती है, वो अपने पास क्या था, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल अपॉन चार्ज, चार्ज को वहां भेज दिया, ये क्लियर है। अब ये अगेंस्ट वर्क है, अगेंस्ट वर्क, ये क्लियर है, आई से एफ अगेंस्ट वर्क, तो इस अगेंस्ट वर्क को ही मैं माइनस लगा के बाई लिख सकता हूं, आई एफ, आई टू एफ बाई वी फाइनल माइनस वी इनिशियल इनटू चार्ज। अब वर्क डन मेरे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन है, तो ये होगा इलेक्ट्रिक फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट होगा फाइनल माइनस इनिशियल, तो मान लो एफ वेक्टर माइनस आई वेक्टर, इलेक्ट्रिक फोर्स। अब इलेक्ट्रिक फोर्स अगर बच्चों में लिखना चाहूं, तो वो मेरे पास होता है चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल इनटू चार्ज, चार्ज से चार्ज कट गए, चार्ज से चार्ज कट गया। तो अब फाइनली बच्चों अगर मैं लिखता हूं फाइनली, तो v फाइनल माइनस v इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल को मैं डेल्टा v भी लिख सकता हूं।
इधर बच्चों मेरे पास क्या आया माइनस का ई। अब फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल इसको मैं डिस्प्लेसमेंट लिख सकता हूँ, और डिस्प्लेसमेंट को मैं डेल्टा आर से डिनोट कर सकता हूँ। तो डेल्टा वी इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डेल्टा आर वेक्टर। डेल्टा आर वेक्टर मतलब वी फाइनल मतलब कोई फाइनल माइनस इनिशियल। इतना समझ पाए बच्चों? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? ठीक है, ये अपना एक रिलेशन निकल आया। तो बच्चों जब प्योर वेक्टर फॉर्म में हो कि मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया 2i माइनस 3j 4k, पॉइंट्स दे दिए 1 2 5 6 माइनस 3 2, पोटेंशियल डिफरेंस निकालो। जब प्योर वेक्टर फॉर्म में हो तो ये वेक्टर फॉर्मेट सही रहता है। जब बच्चों प्योर वेक्टर फॉर्म हो तो प्योर वेक्टर फॉर्मेट सही रहता है। बाकी बच्चों नॉर्मल वे में हम क्या करते हैं अब वो हम डिस्कस कर रहे हैं। ये चीज समझ गए ना बच्चों? डेल्टा वी इक्वल टू माइनस का ई डॉट डेल्टा आर। जब प्योर वेक्टर फॉर्म हो मतलब आई जे के वगैरह, तो हम डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे। अब नॉर्मली बच्चों हम क्या यूज करते हैं वो फिर हम डिस्कस कर रहे हैं, वो बच्चों समझो। देखो मान लो बच्चों जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, तो बच्चों अधिकतर केस में हम ये फॉर्मेट ज्यादा यूज करेंगे। जैसे मान लो बच्चों ये आई, ये एफ, पार्टिकल ऐसे जा रहा है, क्यू नॉट इस पे चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पोटेंशियल मान लो वी आई, यहाँ पोटेंशियल वी एफ। बच्चों अब समझो, इसमें इलेक्ट्रिक फोर्स अगर मैं लिखता हूं तो इलेक्ट्रिक फोर्स कहाँ लगेगा? क्यू ई इधर, ठीक ना। तो खैर अब बच्चों समझो, देखो अभी अभी हमने सीखा डेल्टा वी माइनस ई डॉट डेल्टा, डेल्टा वी माइनस ई, ये बच्चों डेल्टा आर है। मान लो बच्चों ये डिस्टेंस कुछ आर है, या R1 लिख देता हूं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों ये है, तो ये एंगल थीटा बोल दिया। तो A डॉट बी क्या होता है? ए बी कॉस थीटा। तो माइनस का E R1 कॉस थीटा, समझ गए ना? E R1 कॉस थीटा। अब बच्चों R1 ये है, थीटा ये है, तो ये चीज अपने पास क्या होगी? R1 कॉस थीटा। ये चीज अपने पास क्या होगी? R1 कॉस थीटा। तो R1 कॉस थीटा अपने पास क्या है? इफेक्टिव डिस्टेंस। इफेक्टिव डिस्टेंस से क्या मतलब है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में डिस्टेंस। तो अब बच्चों दिमाग में क्या फॉर्मूला याद रखना है? डेल्टा वी इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू इफेक्टिव डिस्टेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू इफेक्टिव डिस्टेंस। तो बच्चों अब दिमाग में यही फॉर्मूला अधिकतर यूज करेंगे। दोनों याद होने चाहिए, दोनों याद होने चाहिए। पर एक तो अपना ये हो गया डेल्टा वी माइनस ई डॉट डेल्टा। कब यूज करोगे? जब प्योर वेक्टर फॉर्म, जब प्योर वेक्टर फॉर्म हो तो इसे यूज करोगे। अधिकतर केस में हम क्या यूज करेंगे? डेल्टा वी इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू इफेक्टिव डिस्टेंस। इफेक्टिव डिस्टेंस से मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग डिस्टेंस। अब इसमें साइन पता करना हो कि कब प्लस कब माइनस लेना है, तो उसके लिए बच्चों एक लाइन होती है, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस। तो बच्चों जैसे मान लो ये और ये, इन दोनों में से बताओ किस पॉइंट पे पोटेंशियल कम होगा? किस पे कम होगा? एफ पे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, तो एफ पे कम होगा। तो अगर तुमसे पूछा है वी आई माइनस वी एफ, तो प्लस आएगा या माइनस? पॉजिटिव। और ये वी एफ माइनस वी आई पूछा है तो समझ गए बच्चों? तो बच्चों यही मैंने इसमें बता रखा है, आप देखोगे तो शुरू में बच्चों वी एफ माइनस वी आई वो वही चीज़ है जो मैंने बता रखा है, और उसके बाद में बच्चों जो मैंने बता रखा है वो यही है कि वोल्टेज डिफरेंस इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। पोलैरिटी कैसे लिखोगे वो भी मैंने बता रखा है, इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस।
बोलो कोई डाउट लग रहा हो? हाँ हाँ, ग्रेडियंट, ठीक है ना, ठीक है ना, वो ग्रेडियंट बोलते हैं, वो आगे आएगा जब मैं इसी के बाद नॉन यूनिफॉर्म डिस्कस करेंगे, तो डीवी बाई डी आर फॉर्मेट को ग्रेडियंट बोल देते हैं। इतना समझ गए ना बच्चों? ठीक है। अब बच्चों कुछ डायरेक्टली देख के आंसर मुझे बताओ, बच्चों ऐसे ही देख के बताओ बच्चों, जैसे ये ए पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट, बच्चों बताओ सबसे कम पोटेंशियल किस में होगा? सबसे कम पोटेंशियल डी, सबसे ज्यादा ए पे, बी और सी में किस में ज्यादा होगा? बराबर हो। तो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस। क्लियर है बच्चों? इसका रिवर्स भी ट्रू है। जैसे बच्चों आपको कई बार ऐसे बना के दे दिया 10 वोल्ट 8 वोल्ट 6 वोल्ट, 10 वोल्ट 8 वोल्ट 6 वोल्ट, बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होनी चाहिए? डायरेक्शन वाइज इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, क्योंकि इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस। तो अगर मैं इस तरह से कंसीडर करता हूं तो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो रही। इतना समझ पाए बच्चों? ठीक है। अब बच्चों इसमें फिर क्वेश्चन आप ट्राई करो बच्चों, जैसे ये रहा, इसे बच्चों आप ट्राई करो। ठीक, एक बार ट्राई करो बच्चों, फिर देखते हैं। The electric field E between two points is constant both magnitude direction, थीटा बच्चों 60 डिग्री है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 1 एंड 2, तो 1 एंड 2, तो इफेक्टिव डिस्टेंस बच्चों क्या हो गई? d cos 60। तो पोटेंशियल डिफरेंस बच्चों हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू d cos 60। तो वैल्यू वाइज तो यही रहेगा, वैल्यू वाइज यही रहेगा। साइन वाइन का इसमें कुछ है नहीं, तो कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, ये आंसर होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में डिस्टेंस साइन लॉजिक से निकाल लेंगे। इतना क्लियर है बच्चों? ठीक। फिर बच्चों देखो इसमें नेक्स्ट, व्हेन चार्ज 3 कूलम इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस दिस मच न्यूटन फोर्स, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस। बहुत आसान सा है, कर लो बच्चों। 10 नहीं आएगा, ये तो आसान सा है, करो जल्दी। नहीं नहीं, सही है, सही 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 कह रहे हो, सही कह रहे हो, 10 मोल्टी आएगा, सही है, सही। ठीक, देखो बच्चों बहुत सीधा सा है, फोर्स ये है, चार्ज ये है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया? 3000 अपॉन 3 यानी कि 1000। अब पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, तो 1000 और ये 1 सेंटीमीटर मतलब -2, 10 वोल्ट। प्लस माइनस हमसे पूछा नहीं है तो उससे कोई मतलब है नहीं। समझ गए ना बच्चों? हमने सिंपली फोर्स अपॉन चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया, फोर्स अपॉन चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस से पोटेंशियल डिफरेंस निकाला। ठीक है ना बच्चों? हटा दो इसे। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों फिर इसमें देखो, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, ए एंड बी, ए ये रहा, बी ये रहा। बच्चों डायग्राम उतना सही नहीं है, ये बी यहां तक होना चाहिए बच्चों, जो ये बी डिस्टेंस है वो इस तरह से होनी चाहिए, जैसे एक्सटेंड कर दिया है वो नहीं होना चाहिए। अब सोचो बच्चों क्या होना चाहिए? सही कितना? नहीं, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड और उन डायरेक्शन में डिस्टेंस, तो डी इफेक्टिव तो बी मान लिया जाएगा। समझ रहे ना? इन दोनों के बीच में निकालना, तो इन दोनों के बीच में निकालना है, तो इस डिस्टेंस से मतलब है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, सी ऑप्शन। समझ गए ना बच्चों? ऐसे बच्चों बताओ, अगर ए और सी के बीच में पूछते तो वही होता,
बी और सी के बीच में 0, समझ गए ना? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू इफेक्टिव डिस्टेंस, ठीक है। फिर देखो बच्चों, इससे बच्चों ये पैटर्न काफी ज्यादा पूछा जाता है, तो समझो बच्चों, जैसे 20, 40, 60, 80। अब इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों ये 10 सेंटीमीटर है, ये 30 डिग्री, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। क्वेश्चन समझ गए ना? K इक्वल टू 2 यानी कि 400 है ना, दिखता है भाई? देख लेते हैं। ठीक बच्चों, और किसी से पाया? देखो जैसे ये सिचुएशन, तो देखो 20, 40, 60, 80 पोटेंशियल कहाँ कम हो रहा है? पोटेंशियल किस तरफ कम हो रहा है? इस तरफ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ मानी जाएगी? इस तरफ। इस तरफ पोटेंशियल कम हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ मानी जाएगी? ऐसे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल कम होता है। तो अब डी इफेक्टिव अगर निकालते हो, डी इफेक्टिव, तो डी इफेक्टिव अगर निकालोगे तो समझो ये डिस्टेंस तुम्हारी डी इफेक्टिव होगी। अगर मैं इन दोनों को पकड़ लूं, इन दोनों को पकड़ता हूं, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ? 20। तो पोटेंशियल डिफरेंस बच्चों, मैग्नीट्यूड केवल निकालना है तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगा रहे, तो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 20, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। अब डिस्टेंस, तो ये 10 है बच्चों, ये 90, तो 90 के सामने हाइपोटेनस, तो ये हाइपोटेनस हुआ, चिपका हुआ बेस, ये परपेंडिकुलर, तो ये होगा 10 sin 30 यानी कि 5 सेंटीमीटर। तो डिस्टेंस बच्चों 5 × 10 की पावर -2 उधर भेजते हैं, तो 4 × 10 की पावर 2। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बच्चों 400 एक तरीके से आ गई। तो 4 × 10 की पावर k यानी कि 2। बच्चों समझ पाए? तो ये पैटर्न बच्चों कई बार पूछा जाता है। अब बच्चों ये हमने सॉल्व कर लिया। इसी में कई बार क्या होता है, आंसर इस तरह से होता है, जैसे देखना बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारी यहाँ आई है ऐसे, बच्चों ये 30 है, तो ये 30, तो ये 60, 400, cos 60 बच्चों 200, sin 60 200√3। तो बच्चों कई बार वेक्टर फॉर्म में लिखी होती है, तो लिखोगे 200i 200√3j। समझ पाए बच्चों? तो कई बार बच्चों इसी में आंसर वेक्टर फॉर्मेट में होता है, जैसे अभी तो मैग्नीट्यूड था, किसी किसी में ऑप्शंस आई जे में होते हैं, तो वो रिजॉल्व करके निकाल सकते, उसमें कुछ नहीं है। कंसेप्ट बच्चों समझ पाए ना? बोलो इसमें कहीं कोई दिक्कत हो? ठीक है, ठीक है ना बच्चों? चले आगे। अब बच्चों जो ये अभी हमने सीखा वो था यूनिफॉर्म हो, जब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो? यूनिफॉर्म। ये अगर नॉन यूनिफॉर्म होगी तब हम क्या करेंगे, अब वो डिस्कस कर रहे हैं। तो बच्चों हमने सीखा डेल्टा वी माइनस का ई डॉट डेल्टा, यही तो सीखा है। ये अगर स्मॉल हो तो आप इसे लिख दोगे dv इक्वल टू माइनस का ई डॉट डी आर, और फिर डेल्टा वी लिखना हो तो इसको इंटीग्रेशन के फॉर्म में आर इनिशियल से आर फाइनल,
तो ऐसे लिख सकते। तो फिर समझो ये है, बहुत स्मॉल के फॉर्म में ऐसे लिख दोगे, फिर अगर वापस डेल्टा वी निकालना है तो इसको इंटीग्रेट कर दो, ये निकल आएगा। ये चीज समझे? तो ये बच्चों निकला। अब उसके अलावा बच्चों देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना हो, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों यहां से तुम कैसे लिख सकते हो? तो बच्चों वो मैं थोड़ा सा डायरेक्ट लिख रहा हूं, माइनस का डीवी बाई डी आर, माइनस का डीवी बाई डी आर। यहां से देखो, इसकी डायरेक्शन मानी जाएगी आर कैप। किसमें मानी जाएगी? आर कैप। ऐसे ये आर के फॉर्म में, अगर एक्स के फॉर्म में लिखना हो तो माइनस का डीवी बाई डी एक्स आई कैप। और ये अगर एक्स वाई जेड तीनों हो तो उस केस में बच्चों हम लिख देते हैं जैसे हम वर्क पावर एनर्जी में करते थे, डेल वी वाई डेल एक्स आई, डेल वी वाई डेल वाई जे, डेल वी वाई डेल जेड के। तो बच्चों एक ही चीज है, बस अलग अलग तरीके से लिख दिए। ये है स्मॉल बच्चों, ये रहा। अगर निकालना हो तो इंटीग्रेट करके निकाल सकते हो। कब? जब इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल आर के फॉर्म में ये हो जाएगा, एक्स के फॉर्म में ये हो जाएगा। अगर एक्स वाई जेड तीनों हो तो बच्चों अपना ये आ जाएगा। क्लियर है बच्चों? तो बच्चों इसी में आप आगे देखोगे तो लगभग इसी तरीके से ये मैंने बता रखा है कि डेल्टा वी वही वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, सारी चीजें बच्चों लगभग वही है। समझ गए ना बच्चों? यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है ना? चले आगे बच्चों। ठीक, अब बच्चों इसमें हम क्वेश्चंस देख रहे हैं। एक चीज बच्चों बताओ, जैसे ये चीज है, डिफरेंशिएशन का ग्राफिकल मतलब क्या होता है? स्लोप। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकली? नेगेटिव ऑफ स्लोप, नेगेटिव ऑफ स्लोप। तो अब बच्चों इसमें क्वेश्चन आप एक बार अटेम्प्ट करो, इसे ट्राई करो। बच्चों ये वोल्टेज, ये एक्स, अब सोचो जैसे अभी भी बच्चों हमने पढ़ा E इक्वल टू माइनस ऑफ डी वी वाई डी एक्स। चलो डी लग रहा है, देखते हैं। x कंपोनेंट एट b इज मैक्सिमम, तो बच्चों b पे स्लोप क्या है? जीरो, तो जीरो गलत है। x कंपोनेंट एट a इज पॉजिटिव x एक्सिस, तो बच्चों पॉजिटिव स्लोप है, उसका माइनस लगा है तो नेगेटिव में माना जाएगा, गलत। x कंपोनेंट एट c, तो बच्चों स्लोप नेगेटिव है तो नेगेटिव का नेगेटिव पॉजिटिव प्लस में माना जाएगा, गलत। x कंपोनेंट एट c इज अलोंग प्लस x, वो सही है क्योंकि स्लोप नेगेटिव है और वो उसका नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव में हो जाए। समझ गए ना बच्चों? कोई दिक्कत इसमें? चले आगे। ठीक, इसे बच्चों आप ट्राई करो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है बच्चों 1 पे। अभी जो हमने डिस्कस किया बस वही यूज हो जाएगा। कितनी आ रही है? जीरो आ रही है, चलो आ रही होगी, कोई नहीं बोलिए, ठीक है कोई नहीं। देखो E इक्वल टू माइनस ऑफ डी वी बाई डी एक्स, तो 10x माइनस 10। अब 1 पे पूछा है, कितना हो जाएगा? 0, ठीक है ना? E इक्वल टू माइनस ऑफ डी वी बाई डी एक्स, खत्म। ठीक बच्चों, अब इसे देखो बच्चों, बच्चों V ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हें लिखना है, कर लो बच्चों। कर लिया? देखते हैं बच्चों, देखो E इक्वल टू माइनस, बच्चों x के रिस्पेक्ट में करोगे तो केवल 2i, y के रिस्पेक्ट में करोगे तो 3j,
z के रिस्पेक्ट में करोगे तो -1k, तो फाइनल आंसर -2i -3j। ठीक है। अब बच्चों कई बार इसमें ये बोल देते हैं कि कोई 2 कूलाम का चार्ज पार्टिकल है, उस पर फोर्स क्या लगेगा, तो QE निकाल सकते हो। उसका मास दे दिया तो QE/m एक्सेलरेशन निकाल सकते हो, और कुछ रिलेटेड चीज पूछी जाए वो कर सकते हैं। समझ गए ना बच्चों? तो कई बार चार्ज या मास दे देते तो फोर्स या एक्सेलरेशन वगैरह कुछ भी निकाल सकते हैं। ठीक है। फर्दर देखो बच्चों, अब इससे ट्राई करो बच्चों। इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, ए पॉजिटिव कांस्टेंट है। अब तुम्हें सोचना है कि इनमें से कौन सा होगा, तो बस पहले मुझे ये बताओ करोगे कैसे। तो ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके डिफरेंशिएशन से थोड़ी ये आएगा, करोगे कैसे पहले ये बताओ। देखो इस तरह का इंटीग्रेशन नहीं कर पाओ, पार्शियल इंटीग्रेशन जैसे थोड़ी कुछ पढ़ा है, उल्टा करेंगे। याद रहे जब भी इस तरह का कोई आए तो बेटर ये होता है कि रिवर्स कर लो। आप यहाँ से इसको निकालने का ट्राई करो, यहाँ से इसको निकालने का ट्राई करो। तो एक काम करो बच्चों, इसका आंसर क्या है वो देख लो, उसी को बस क्रॉस चेक कर लो। आंसर क्या है इसका, देखो मैं देखता हूँ ना। सेकेंड एक्सरसाइज 26 सी। तो बच्चों बस सी को चेक कर लो, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगाने का मतलब नहीं है। सी को चेक कर लो, सी से आप चेक करो वो आंसर आ रहा है कि नहीं। ठीक, तो याद रहे बच्चों, इसका डिफरेंशिएशन ये नहीं देगा, इसका इंटीग्रेशन देगा, बट पार्शियल इंटीग्रेशन जैसा पॉसिबल नहीं है। तो ऑप्शंस के थ्रू ही चेक किया जाएगा, जब भी ये फॉर्मेट आएगा तो ऑप्शन से ही करेंगे। तो z इक्वल टू बच्चों पूरा एग्जैक्टली मैच नहीं करेगा, लेकिन फॉर्मेट मैच कर जाना चाहिए। k x की पावर 4 y स्क्वायर, z इक्वल टू दिया है ना। तो नहीं नहीं, रुको रुको, इसे छोड़ दो, अभी इसे छोड़ दो। रीज़न ये कि ये वो नहीं है जो हम, इसमें पोटेंशियल थोड़ी पूछा है, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस की इक्वेशन पूछ रहा है। तो अभी इसे थोड़ा छोड़ते हैं, वो बाद में डिस्कस करते हैं। वो मैंने ध्यान नहीं दिया, वो अलग चीज़ है, अभी थोड़ा बाद में डिस्कस करते हैं। ठीक है ना, तो वो थोड़ा सा बच्चों रुक के डिस्कस करते हैं। ठीक है, वो अभी आ जाएगा तब हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, कहाँ तक पहुँच गए बच्चों, इसे ट्राई करो चलो। ठीक है ना, द इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, x इक्वल टू 1 पे निकालना है। कर लो बच्चों। बच्चों इसमें ऑप्शन से करना चाहें तो केवल x में है, तो x में ही इलेक्ट्रिक फील्ड होनी चाहिए, एक ही आंसर हो सकता है, वही आ रहा होगा। क्योंकि इसमें y z थोड़े ही हैं, या तो मेरे हिसाब से लिखने में मिस्टेक कर दी हो, और अगर x ही है, ठीक है ना, b आ रहा है ना, तो वो x में ही है। तो बच्चों इसमें वैसे ऑप्शन से करना चाहो तो ये पूरा x में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड x में ही आएगी। तो ये वैसे ही नहीं हो सकते। और बाकी सॉल्व करना चाहो तो माइनस का 10 अपॉन एक्स स्क्वायर, एक माइनस बाहर, माइनस का 30 अपॉन एक्स क्यूब, माइनस का 15 अपॉन एक्स की पावर 4, एक्स की जगह 1 रखोगे, 1 रखोगे तो 45 55 प्लस 55 आ जाएगा। आई सही, समझ गए ना बच्चों। चले बच्चों आगे कर लो इतना।
ठीक। ओके, अब बच्चों जैसे ये हमने की है, एक इसका और कर लेते हैं। मान लो बच्चों जैसे मैंने दिया, सिंपल सा ही है, इक्वल टू जस्ट 2x या 3x स्क्वायर दे दिया, ठीक है ना। फाइंड, जैसे मान लो V2 माइनस V5, V2 माइनस V5 मतलब क्या है, x इक्वल टू 2 पे पोटेंशियल और 5 पे पोटेंशियल, उसका डिफरेंस निकालना। इससे बस एक बार ट्राई कर, जैसे एक इंटीग्रेशन वाला भी कर लेते हैं, समझ गए ना बच्चों। 2 और 5 पे पोटेंशियल का डिफरेंस निकालना। पता नहीं मुझे, देखते हैं। वैसे x क्यूब तो 125, 100 नहीं, 180 तो नहीं है, -170, ठीक है। देख लेते हैं, देखो E बच्चों अभी भी हमने देखा था डेल्टा V 170, चलो ठीक है। देखो प्रॉपर उसी वजह से मैंने क्वेश्चन दिया है कि बस ये चीज पता होना चाहिए, dv इक्वल टू माइनस का E डॉट डी आर, ये नॉर्मली हमें पता होता है। अब बेसिक से कर लो, जब x 2 है तो पोटेंशियल V2, जब ये 5 है तो पोटेंशियल V5। जनरली इसमें प्लस माइनस में ही कंफ्यूजन होता है, उसी वजह से क्वेश्चन किया है। V2 V5 E 3x स्क्वायर, उसका इंटीग्रेशन x क्यूब 2 से 5। अब V5 माइनस V2 माइनस, इधर लिखोगे तो 125 माइनस 8, तो माइनस का 107, ये आया V5 माइनस V2 117, ठीक है। लेकिन ये V5 माइनस V2, हमें चाहिए V2 माइनस V5, तो V2 माइनस V5 हो जाएगा 117। या फिर बच्चों थोड़ा अगर गड़बड़ लगे तो वही लॉजिक लगा सकते, जैसे इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड 3x स्क्वायर, डायरेक्शन मैंने नहीं दी थी पर वो x में, तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो 2 और 5, यहाँ पोटेंशियल कम होगा, यहाँ ज़्यादा, तो 2 से 5 अगर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो पॉजिटिव आना चाहिए, तो वो इसको रिवर्स करके लिखोगे तो 117 प्लस आ जाए। कोई दिक्कत बच्चों यहाँ तक? चले आगे बच्चों, ठीक है, ठीक है ना बच्चों। अब वापस समझो बच्चों, जैसे मान लो बच्चों ये Q चार्ज है, बताओ यहाँ से R डिस्टेंस पे पोटेंशियल क्या होगा, KQ/R। यहाँ से R डिस्टेंस पे बच्चों इस पूरे में KQ/R। अगर यहाँ R1 डिस्टेंस पे निकालते हैं तो KQ/R1। बच्चों बताओ प्लस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी, आगे। तो बच्चों ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब समझो ये जो हैं इस तरह के जो स्फीयर होंगे, इनमें बच्चों देखोगे तो हर जगह पोटेंशियल सेम होगा, तो ऐसे पॉइंट जहां पोटेंशियल सेम हो उसे हम क्या बोलते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब बच्चों बताओ ये सरफेस इसको काट रही है क्या, तो दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को कट नहीं करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड और इसके बीच का एंगल क्या होगा, 90। क्लियर है। अब मान लो बच्चों मैं Q चार्ज को उठा के यहाँ ले गया, वर्क डन कितना होगा, 0, क्योंकि Q डेल्टा V इन दोनों पॉइंट्स में 0 है, तो चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह मूव कराने में वर्क डन 0 होगा। क्लियर। तो यही बच्चों मैंने फिर यहाँ बता रखा है, वो समझो। सरफेस इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन विच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रिमेन सेम थ्रू आउट द सरफेस इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। जैसे बच्चों मेटल की सरफेस जो होती है उसे हम इक्विपोटेंशियल सरफेस मानते हैं। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो बच्चों अभी मैंने बताया डायरेक्शन कैसी होगी, परपेंडिकुलर। वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन शिफ्टिंग चार्ज फ्रॉम वन प्लेस टू अदर ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस विल बी 0। क्यों 0 होगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस 0 है। इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, ये चीज क्लियर है, ठीक। अब बच्चों इसमें बताओ आंसर,
एन इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड लाइन ऑफ फोर्स। लाइन ऑफ फोर्स है मतलब वही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ठीक है ना, ठीक है। नहीं सर, इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है ना, अभी अभी हमने डिस्कस किया था। देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये रही, ये सरफेस एंगल किस एंगल पर इंटरसेक्ट कर रही है, 90। तो दो सरफेस इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन अब बच्चों इससे ट्राई करो। ओके बच्चों देखते हैं, इक्वेशन ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस ये है, पता नहीं, देखते हैं। देन इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ वेक्टर एट ये, तो बच्चों कंसेप्ट क्या है कि दोनों परपेंडिकुलर होते हैं। हाँ, अब दो लाइन कब परपेंडिकुलर होंगी, जब उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1। तो यहाँ स्लोप m1 m2 -1 m1 2 m2। तो बच्चों चेक करते हैं, मतलब एक काम करते हैं, इसको m2 लिख देते हैं -1। तो m2 होना चाहिए माइनस का 1/2। तो इसमें देखो 3/4, 8/4 2, 4/8 1/2, 4/-8 माइनस का 1/2, ये मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है। तो अपने पास सही आंसर क्या हो जाएगा, दिल्ली। समझ पाए बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक। तो बच्चों ये कुछ क्वेश्चंस हैं वो कर लेना। उसके अलावा बच्चों जो नोट्स हैं उसमें भी मैंने बता ही रखा है कि थ्योरी उससे रीड कर लेना। कोई डाउट लगे